चले तो एक बढ़त के बाद बाजार अब फिर से नीचे आया और आरबीआई पॉलिसी के बाद हालांकि बैंक्स में, फाइनेंशियल्स में, रियल एस्टेट, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस में अच्छा मूव था, लेकिन बैंक्स ने अपनी बढ़त क्यों गंवा दी? गुड आफ्टरनून अजय, गुड आफ्टरनून डिम्पी। अजय, एक रेजिस्टेंस जोन था लेकिन वो तो आराम से क्रॉस हो गया था। इतनी अच्छी ग्रोथ ओरिएंटेड कमेंट्री आने के बाद भी बाजार ने आज दिन भर मूव क्यों नहीं सस्टेन की? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग जो है ना बहुत असली चीज़ होती है। हम और आप कई बार स्क्रीन देख के ये सोचते हैं कि अपमूव जो है वो खत्म ही ना हो, हमेशा चलते रहे, चलते रहे, लेकिन जेब में पैसा भी तो आना जरूरी है। हाँ। 5 दिन से बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी पहले ही चलना शुरू कर दिया था, तो हमारे और आपके लिए शायद ये सरप्राइज मूव रहा हो, लेकिन क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स पहले ही से सॉफ्टन होने लगी थी, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में, तो बैंक निफ्टी को डायरेक्टर साहब लेके आइए 1 महीने का बैंक निफ्टी का चार्ट और निफ्टी का। आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी जो है वो बड़े बड़े हिस्से बाजार के चल नहीं रहे तब भी चल रहा था, तो आउट परफॉर्मेंस थी बैंक निफ्टी में। आज हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख ली। ये देखिए नीचे मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये कितने लेवल से रिबाउंड हुआ है, जरा सा स्क्रीन को आगे कर दीजिए भाई साहब। अच्छी खासी रिकवरी आई है। हाँ, 39,000 के आसपास रिकवर, वहां से रिकवर हुआ है। तो ये जो आउट परफॉर्मेंस था ना, ये इसीलिए था। पहले ही कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट आरबीआई गवर्नर का रुख हो जाएगा, ये बाजार फैक्टर इन कर रहा था। बट सारी कहानी यहाँ नहीं है। अगर आप बाजार के दूसरे हिस्से देखिए जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स हैं, वहां बहुत अच्छी रैली हो रही है क्योंकि वो चले नहीं थे। बिल्कुल। तो सारा माहौल इसके ऊपर है। पोजीशनिंग कैसी है बाजार की? रियल एस्टेट उतना नहीं चला था। मैं कई दिन से आपको मैक्रोटेक डेवलपर्स की तरह दिखा रहा था। करेक्ट। वो उसमें सेलिंग थी, वो अच्छा रिबाउंड हुआ। गोदरेज प्रॉपर्टीज, आप नाम लीजिए रियल एस्टेट में, एनबीएफसीज। हाँ। आप फाइनेंशियल को 2 भागों में लगाइए। करेक्ट। तो बैंक्स भले ही करेक्ट हुए क्योंकि वो 5 दिन से चल रहे थे, लेकिन एनबीएफसीज को देखिए, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लिमिटेड, चोलामंडलम, यू ग्रो, छोटे मोटे जो भी आप पकड़ लीजिए एनबीएफसीज, वहां पे आपको रैली दिख रही है। तो ये बाजार कमजोर बिल्कुल नहीं है क्योंकि बैंक चले हुए थे, तो बैंक में मुनाफा वसूली हो रही है। निफ्टी में तो उस कंपैरिजन में नहीं हो रही है। हाँ। मिड कैप स्मॉल कैप में भी इतनी नहीं हो रही है। तो सिर्फ एक बैंक जो बड़ा हिस्सा है वो कमजोर हो गया, उसमें मुनाफा वसूली आ गई। कमजोर तो मैं नहीं कहूंगा, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ये देखिए, भी अब 2 दिन का रिस्क कौन ले? क्यों लेंगे? नहीं, मैं पैसा जेब में रख के लेके जाऊंगा ना। देखिए बैंक निफ्टी और ये अपना मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो है डेज हाई पे है, तो बाजार बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है। कमजोरी का कोई साइन नहीं है। निफ्टी 17,600 के ऊपर गया था, 30-40 पॉइंट नीचे आया है। मुझे लगता नहीं ये पुल बैक भी बाय ऑन डिप्स का क्लासिक मार्केट मुझे लगता है ये। ओके, बाय ऑन डिप्स का क्लासिक मार्केट लगता है, तो आगे हमारे एक्सपर्ट से भी समझ लेते हैं कि अगर ऐसे डिप्स में क्या क्या बाय करना चाहिए। हमारे साथ नागराज शेट्टी है और साथ ही राहुल घोष है हमारे पैनल पर। आइए उनसे बात भी करते हैं। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। ऐसे में राहुल, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। अभी अगर ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है तो बाजार कहाँ कहाँ मौके दे रहा है? आप इंडेक्स पर क्या व्यू बना के चलेंगे और स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या होंगी? गुड आफ्टरनून। तो बिल्कुल सही कहा आपने, बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है। लास्ट वीक जब हम शो पे थे, हम वी हैड टोल्ड कि सेल ऑन रैलीज खत्म हो गया जब 17,150 पे था निफ्टी, और 17,220 के ऊपर एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी जो निफ्टी जिस पॉइंट पे है और आज भी जहां से रिवर्स किया है, आप नोटिस करेंगे 17,650 और 17,900 के बीच में कंजेशन जोन है। नाउ ये कंजेशन जोन का ये मतलब नहीं है कि बाजार एकदम टर्न होके फिर से नीचे साइड जाने लगेगा। कंजेशन जोन का ये मतलब है कि थोड़ा स्लो हो जाएगा मूवमेंट इसका और पुल बैक्स मिलेंगे, और जो पुल बैक्स में आइडियली हमें लॉन्ग जाना चाहिए। करंट लेवल जो लॉन्ग का है वो है 17,300 और 17,400 के बीच में। जो अगर बाजार 17,400 के नीचे आता है, हम फिर से एक लॉन्ग इनिशिएट करेंगे फॉर हायर टारगेट्स। एक और पॉइंट, अगर आप अप्रैल सीरीज का ओआई डेटा भी देखेंगे तो 17,000 पीई में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, बट अगर आप नोटिस करते महीने के शुरुआत में 17,500 कॉल साइड पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नहीं था, डायरेक्ट 18,000 पे था हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे, जिसका ये मतलब हुआ कि ऊपर की साइड पे ज्यादा तेजी देखने को मिल सकता है, जो एक और डेटा पॉइंट था इस रैली को एक्सप्लेन करते हुए। ओके, ठीक है। हम अलग अलग स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे और यही काम करते हैं मिस्टर शेट्टी के साथ। मिस्टर शेट्टी, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आपके आज के क्लोजिंग ट्रेड कौन से हैं सर? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। मेरे निफ्टी के बारे में अगर आप पूछोगे तो एटलीस्ट मैं थोड़ा कुछ कमेंट कर पाऊंगा, क्योंकि मार्केट मैं मानता हूं कि जो मार्केट में
अपसाइड निफ्टी में स्पेशली अपसाइड बाउंस आया है 16,800 या 16,900 के आसपास एक हायर बॉटम बना के एक अपसाइड बाउंस आया है। कहीं ना कहीं मैं ये देख सकता हूँ कि ये जो 16,900 16,800 टू 900 लेवल है एक इम्पॉर्टेंट बॉटम रिवर्सल है, जो चार्ट में एक लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का जो सिनारियो बन रहा था या बना था लास्ट कई महीनों से, वो अभी ब्रेक हो सकता है। मेरे ख्याल से इनिशियली 17,200 का एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड ब्रेकआउट हुआ रेसिस्टेंस का, वही अभी मार्केट 17,600 का जो 10th मार्च का एक अपसाइड ओपनिंग डाउनसाइड गैप है उसका भी एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है। मेरे ख्याल से 17,600 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, लेकिन आप मार्केट का स्ट्रेंथ देखोगे लास्ट 2 सेशन में उतना गिरने के मूड में नहीं है मार्केट। छोटा तो गिरता है तो उधर से बाइंग एमर्ज हो सकता है। आज भी देख सकते हैं कि ऊपर के लेवल से नीचे आया, नीचे से बाइंग एमर्ज हो रहा है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये एक दर्शाता है कि 17,600 का जो हर्डल है उसका भी अपसाइड ब्रेकआउट हो जाएगा। मेरे ख्याल से इनिशियली जो टारगेट है निफ्टी का अराउंड 18,200। और स्टॉक्स के बारे में अगर बात करना है तो मेरा 2 पिक्स है। इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट में 2 लॉन्ग पिक्स देना चाहूंगा। फर्स्ट वन इज रैलीज। आप चार्टिकली देखोगे रैली से कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था, डाउनवर्ड स्लोपिंग एक फॉलिंग वेज टाइप फॉर्मेशन बना रहा था लास्ट कई हफ्तों में, और लास्ट 2-3 वीक का जो इंडिकेशन ऐसा लग रहा है कि एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होके वीकली में एक अपसाइड अच्छा खासा अपसाइड बाउंस आया है। इधर से एक बढ़िया तेजी दिखने को मिल सकती है। मेरा अपसाइड टारगेट है अराउंड 215 का, 190 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है मेरा यूपीएल। जो यूपीएल कई हफ्तों से एक रेंज बाउंड मोमेंट था, रिसेंटली एक रेंज बाउंड के बाद एक 720 का एक अपसाइड ब्रेकआउट दिखने को मिला, और कहीं ना कहीं अराउंड 735 740 के आसपास एक कंसोलिडेट हो रहे हैं। इधर से लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं, उसका टारगेट रहेगा 770 का, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 710 का। राहुल, आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या है, स्पेसिफिक आइडियाज? तो 2 आइडिया इनिशिएट कर रहे हैं। एक तो रिलायंस पे एक आइडिया लॉन्ग इनिशिएट कर रहे हैं, बट करंट मार्केट प्राइस पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा 17,650 से 17,900 एक कंजेशन जोन है। तो थोड़ा नीचे एक बाय इनिशिएट कर रहे हैं रिलायंस में 2275 2280 अराउंड दैट लेवल लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2210 और टारगेट्स रहेंगे 2348 और 2400। रिलायंस का अगर आप चार्ट देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन और एक ब्रेकआउट दिया है फ्रॉम द लोअर बोलिंजर बैंड साइड। लोअर बोलिंजर बैंड में आके वहां से अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दिया है। सेकंड वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस फॉर्म होके ब्रेकआउट कर रहा है अपसाइड की तरफ, तो इसीलिए रिलायंस में हम लॉन्ग जाना पसंद करेंगे। सेकंड जो हम देंगे वो एक शॉर्ट है। नाउ हालांकि बाजार का जो रुख है वो अपसाइड की तरफ है, बट बिकॉज देयर इज अ कंजेशन जोन, क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म में एक कंजेशन जोन है और डाबर बहुत वीक लग रहा है। आज भी आप देखेंगे तो एक अपसाइड मार्केट में 3.5% डाउन है डाबर, तो एक शॉर्ट इनिशिएट कर रहे हैं डाबर। पिछले 1 घंटे में प्राइस ऑलरेडी नीचे आ चुका है, बट वन कैन स्टिल होल्ड विद अ टारगेट ऑफ 515 519 फर्स्ट टारगेट को और 515 दूसरे टारगेट के लिए। ओके राहुल और नागराज, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको यहाँ ईटीएन ऑफ स्वदेश पे हम बहुत सीरियसली लेते हैं, और वो ये है कि जो बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में बैठे हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, और कहीं ना कहीं वो उनका पूरा उद्देश्य नए इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को कुछ ऐसे सपने दिखा के ल्योर करना है कि भाई 100% गारंटीड रिटर्न। सबको पता है कि बाजार में गारंटीड रिटर्न नाम की चीज़ ही नहीं होती है, हर चीज़ रिस्क रिवॉर्ड से होती है। इसीलिए हम यहाँ ईटीएन ऑफ स्वदेश पे हमेशा रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस भी करते हैं। क्या चीज़ फैक्टर्ड इन है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ से कितने चांसेस हैं कि पैसा बनेगा, रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स क्या हैं, चाहे वो स्टॉप लॉस हो, चाहे वो पोजीशन साइजिंग हो, इन सब चीज़ों में बहुत अहमियत देते हैं, और इसीलिए क्वालिटी एनालिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो गलेबल इन्वेस्टर्स को, नादान इन्वेस्टर्स को, नए प्लेयर्स को उकसाता है और अपनी तरफ खींचता है एड्स देख के, तमाम तरह के सोशल नेटवर्क वगैरह पे, ये सब चीज़ें। और इसके सिलसिले में हमने देखा है कि जो हमारे रेगुलेटर हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के, सेबी, वो बहुत सारे कदम उठा रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं कविता थपलियाल, जो पर्सनल फाइनेंस में आपकी मार्गदर्शक काफ़ी जगह बनती हैं, अच्छे अच्छे लोगों को लेके आती हैं, और आज वो एक रिपोर्ट फाइल कर रही हैं इस मुद्दे पे
कि रिटर्न का जो एडवर्टीजमेंट का मामला जो चल रहा है और गलिबल नए इन्वेस्टर्स को खींचा जाता है, कितना गलत है और सेबी कितना ज़्यादा सख्ती से इनकी तरफ आ रहा है। गुड आफ्टरनून कविता। बिल्कुल, तो यहाँ पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि आर्थिक साक्षरता की कमी है और फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है, और इसके चलते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद बाजार की चाल को नहीं समझते हैं और भ्रामक विज्ञापनों का शिकार हो जाते हैं, और इनके बचाव के लिए, इनके हित में एक बार फिर से रेगुलेटर सेबी जो है वो आगे आया है। तो सेबी ने अपनी जो नई एडवर्टाइजिंग कोड है उसमें अब कंप्लाइंसेस कुछ और सख्ती से इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, और ये जो कंप्लाइंसेस हैं ये निवेश सलाहकारों के लिए हैं, रिसर्च एनालिस्टों के लिए हैं, और ये जो है अब भ्रामक तरह के विज्ञापन जो है वो नहीं दे सकते। भ्रामक विज्ञापनों से क्या मतलब है? जहां पर ये निवेशक की अज्ञानता का फायदा उठाते हैं, जहां पर ये उनको गारंटीड रिटर्न, अश्योर्ड रिटर्न जैसे दावे करते हैं, बहुत भारी भरकम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो निवेशक है वो भारी भरकम भाषा के मोह में आ जाता है और उसी तरह से वो विक्टिम बन जाता है, किसी भी गलत तरह के निवेश में प्रवेश कर लेता है। तो इसी पर रोक लगाई गई है। निवेश सलाहकारों को और रिसर्च एनालिस्टों को इस दायरे में लाया गया है, क्योंकि वो किसी भी तरह के अब विज्ञापन कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन्हें अप्रूवल लेना होगा। सेबी ने बाकायदा इसके लिए एक कमेटी भी गठित की है, जिसके जरिए अगर वो कोई विज्ञापन रिलीज भी करना चाहे तो पहले अप्रूवल लेना होगा। अच्छा, जब हम विज्ञापनों की बात कर रहे हैं तो इसमें केवल टीवी और न्यूज़पेपर के विज्ञापन नहीं है, इसमें तरह तरह के जो पैम्पलेट्स जारी किए जाते हैं, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन जो आप अपने निवेशकों के साथ और रिटेल निवेशकों के साथ करना चाहते हैं, उन सबको इस दायरे में लाया गया है। वो सब तरह की कम्युनिकेशन को, जिसमें SMS भी शामिल है, ये सब कुछ उसमें लाया गया है। चुनिंदा शब्द हैं, जैसे कि ये कह देना कि सबसे बेहतरीन रिटर्न देने का दावा करते हैं, सबसे बेस्ट हैं, और तुलना करना, अपने प्रतिद्वंदी से तुलना करना, अपने परफॉर्मेंस के बारे में बताना, ये सब कुछ है जिस पर नकेल कसी गई है। अब निवेश सलाहकार और रिसर्च एनालिस्ट ऐसा कतई नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक भाषा की बात है, उन्हें जो भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे नए निवेशक हैं जो इच्छुक होते हैं बाजार की चाल को समझने के लिए, बाजार में निवेश करने के लिए, खासतौर से उनके हितों को यहाँ पर साफ तौर से सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है कि भाषा का इस्तेमाल एकदम आसान हो, जितना हो सके पारदर्शी तरीके से आप उनको निवेश करने की सही प्रक्रिया सिखाएं और ना कि भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करें। अच्छा, ये भी कहा गया है कि वो जो किसी भी तरह के रिसर्च रिपोर्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं लुभाने के लिए निवेशकों को। और जहाँ तक सख्ती की बात है, अप्रूवल लेना नए एडवर्टीजमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। तो एक बार फिर से हम निवेश सलाहकार और रिसर्च एनालिस्टों पर, खासतौर से जो नए निवेशक हैं जो बाजार को नहीं समझते हैं, एक बार फिर से रेगुलेटर को आगे आते हुए देखा है इनके हित में। ओके, थैंक यू कविता, ये सब कुछ समझाने के लिए, हमारे व्यूवर्स को ये सारे मैटर को समझाने के लिए, बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए वापस लौटते हैं, कुछ और स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं। राहुल, अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे कि टाटा मोटर्स, अब इस वक्त वो स्टॉक्स अच्छे खासे चल रहे हैं जो काफ़ी समय से चले भी नहीं थे। टाटा मोटर्स भी आप देखें, सो हालांकि कुछ चाल इसकी 390 के आसपास चली, 420-430 तक आया, उसके बाद फिर से थम भी गया। अब ये क्या फिर से एक मूव के लिए स्टार्ट हुआ है? आज लगभग 2.5% तेज है। तो अभी हाल ही में तो अभी तक ये मूव फॉर्म नहीं हुआ है कि कंप्लीट अपसाइड का सिचुएशन दिखा रहा है टाटा मोटर्स में। अभी भी आप नोटिस करेंगे तो जो 20 डे EMA है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है और एक बुलिश क्लोजिंग नहीं दिया है उसके ऊपर। आज अगर ये एक बुलिश क्लोजिंग देता है तो हम एक और कैंडल का वेट करते हैं। जनरली 2 बुलिश क्लोजिंग्स अबव द 20 EMA का बात किया जाता है। तो जब 2 बुलिश क्लोजिंग देगा EMA के ऊपर और उसके देने के बाद ओवरसोल्ड नहीं रहता है, तब हम लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। बट अभी हाल ही फिलहाल के लिए तो लॉन्ग इसमें नहीं इनिशिएट करेंगे, टाटा मोटर्स में वेट करेंगे। ओके, ठीक है। कुछ स्टॉक्स और पकड़ते हैं मार्केट के अंदर जहां पर आज मूवमेंट थोड़ा हाई है, या फिर ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर आज ट्रेंड वापस से कुछ बनता दिख रहा है। M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, करीब 1.25% के आसपास ये तेज़ है। इसका बेस कंफर्म हो गया मिस्टर शेट्टी? एक बार आप देखेंगे, ये अब ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएगा ना? एक बार चलने के बाद है थोड़ा ये प्रॉफिट बुकिंग करवा रहा था और एक जैसे कहते हैं साइडवेज टू थोड़ा हल्का सा नेगेटिव हो गया था। अब वो कंप्लीट हो गई सर प्रोसेस इसकी? इनिशियली तो शॉर्ट टर्म बॉटम रिवर्सल कह सकते हैं कि लंबी अवधि के जो बड़ा रिवर्सल का अभी तो गुंजाइश तो नहीं है। 1125 के आसपास एक शॉर्ट टर्म बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद में एक सस्टेनेबल अपसाइड बाउंस दिखा है स्टॉक में। मेरे ख्याल से अराउंड 1180 1190 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है।
अगर ये स्टॉक M&M इधर से एक अपसाइड ब्रेकआउट आता है, उसका नेक्स्ट हर्डल तक पार हो सकता है, अराउंड 1245 1250 तक रहेगा। आज सुबह हमने आपको एक शेयर बताया था IEX, उसका शुरुआती डाटा पहले 15 मिनट के बाद बना था और हमने आपको उसी समय नोटिस कराया था कि 1 से 1.5% ये शेयर चला है और एक काफ़ी अच्छा से चल सकता है। अभी आप देखेंगे उसकी मजबूती काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, करीब 9% ऊपर आ चुका है। आज दिन भर में उसने पूरा मौका दिया, ये इसके DNA में नहीं है इस तरह चलना 12 रुपये एक ही दिन के अंदर, लेकिन फिर भी ये चला है। तो इसलिए मेरा सवाल राहुल जी से आपसे है, क्या ये आज का प्रॉफिट है, बुक कर लें, या फिर कैरी फॉरवर्ड का सौदा भी है? अभी तो गर्मियों की शुरुआत ही नहीं हुई बॉस। IEX में एक्चुअली आपको एक थोड़ा सा पुल बैक मिलेगा। अब वो पुल बैक 1-2% का होगा या 3-4% का होगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि करंटली IEX जो आज का प्राइस एक्शन देख रहे हैं वो एक सप्लाई जोन, एक सप्लाई लेवल जो है, रेजिस्टेंस लेवल जो कहते हैं, वहां पे क्लोज हो रहा है। तो जो रेजिस्टेंस लेवल से एक छोटा सा पुल बैक देगा, आप वहां पे लॉन्ग जा सकते हैं एक्चुअली स्टॉक में। इसलिए लॉन्ग कह रहे हैं क्योंकि जो तरीके से ब्रेकआउट हुआ है ये स्टॉक, और जिस मात्रा से आज ये भागा है, भागने के बाद भी आपके जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं ओवरसोल्ड नहीं दिखा रहे हैं। तो एक छोटा सा करेक्शन 2-3% अगर होता है, फिर से लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर आप लॉन्ग जाएंगे तो शुड बी अराउंड 130-132 लेवल्स, एंड हायर टारगेट्स के लिए आप वेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 155 तो क्रॉस करना बिल्कुल मुनासिब रखता है। 155 पार हो सकता है, 135 132 रुपए के आसपास की रेंज का एक स्टॉप लॉस आप डाल के रखें। हालांकि आज के मूव ने सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर को नहीं आना चाहिए, बल्कि आना चाहिए कि इन्वेस्टर्स को जिनके थोड़े से स्टॉप लॉसेस पीछे होते हैं और टारगेट थोड़े बड़े होते हैं। स्विंग ट्रेडर अभी थोड़ा रुक जाए, आज का मूव ने उसके सारे ट्रेड को डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन ये IEX चला क्यों इतना? आज ऐसा क्या हो गया, खासी कौन सी खबर आ गई जो शेयर को 10% चलना पड़ गया? ये मेरे सहयोगी शरद आपको बताएंगे। शरद बताएं आप। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, और यहाँ पे स्टॉक देखें तो आज दिन के ट्रेड में जो है सबसे बड़ा उछाल पिछले 16 महीने में देखने मिला। इसके अलावा जो है पिछले 3 सेशन में स्टॉक 16% भागा, और आज दिन के ट्रेड में वॉल्यूम्स भी देखें तो 4 टाइम्स उनके 20 डे एवरेज पे आ रहे हैं। लेकिन खबर क्या है? खबर ये है कि जो ट्रांजैक्शन फ़ीस की है उसकी अप्रूवल आ गई है 2 रुपये प्रति यूनिट, और ये जो है सारे लेवल्स पे, सारे एक्सचेंजेस पे लागू हैं। बाज़ार का जो है एनालिस्ट एस्टिमेट मानना था कि ये इन लाइन आया एक्सपेक्टेशन से, और रेगुलेशंस जो है ये पुख्ता रहने वाले हैं। इसके अलावा जो है जो इम्पैक्ट रहेगा देखने लायक वो रहेगा जो ओवरहैंग है स्टॉक में, वो जो है अब चला गया है, और जो अगर अब कोई ट्रांजैक्शन फीस में चेंजेस आती है तो ओवरऑल पूरे कंपटीशन को हर्ट करेगा, क्योंकि जो बाकी कंपीटिंग एक्सचेंजेस थे उन्होंने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रखा था ट्रांजैक्शन फीस के लिए, लेकिन इंडिया एनर्जी एक्सचेंज का सेलेक्ट हुआ। इसके अलावा जो है Q4 अपडेट्स भी आए हैं रिसेंटली, और यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम्स लगभग 7% सीक्वेंशियल बेसिस पे बढ़ोतरी देखने मिली है। लेकिन हाँ, सप्लाई डिमांड का थोड़ा सा मिसमैच ज़रूर था। लेकिन क्या अहम आगे ट्रिगर्स हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के लिए? ऑफकोर्स समर सीज़न आ रहा है और इसमें जो है ग्रोथ देखने मिल सकती है ट्रेडिंग में, और ओवरऑल एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव रिएक्शन भी स्टॉक में देखने मिला था हाल ही में, क्योंकि जो पावर टैरिफ के हाइक्स हैं वो भी अनाउंस हो रहे थे अक्रॉस द स्टेट्स, और लास्टली जो वैल्यूएशंस है वो अभी अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ गए हैं। ऑफकोर्स 2022 से जो स्टॉक 40% से ज़्यादा गिरा है और अभी लगभग ट्रेड कर रहा है 30 टाइम्स उनके FY25 के अर्निंग्स पे। ठीक है, चलिए ये हो गई बात IEX की। अब आगे बढ़ते हैं और आपको जो आज का खास मूवर्स है ना, जैसे कहते हैं आज का स्पेशल क्या है भाई, शेफ साहब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं पूछते हैं आज का स्पेशल क्या है। आज का स्पेशल है NBFCs, और हम जो है 5 मिनट व्यतीत करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि NBFCs में वो चाल आ रही है अभी तक आपने बजाज फाइनेंस के बियॉन्ड देखा ही नहीं, लेकिन NBFCs, माइक्रो फाइनेंस कंपनी सब में चाल बढ़ी है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस को लेके आई है, रिसेंटली लिस्टेड IPO, पता नहीं कितना डेटा होगा, फिर भी मैं एक बार कोशिश करूंगा कि अगर राहुल घोष इसको चेक कर सकें। और उसके बाद हम बात करेंगे चोलामंडलम फाइनेंस की अपने शेट्टी साहब के साथ। लेकिन फ्यूजन का चार्ट देके बताइए जरा राहुल, आप देख सकते हैं या डेटा इनकम्प्लीट है? देख सकते हैं, और एक्चुअली फ्यूजन का चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। आज ही एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट किया है और सस्टेन कर रहा है उसके ऊपर। आप अगर बोलिंजर बैंड को देखेंगे, वो बोलिंजर बैंड वाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो अगर आम भाषा में समझाया जाए जिसका मतलब है और मूवमेंट अपसाइड की तरफ अभी भी पॉसिबल है। तो अगर फ्यूजन में है कोई इन्वेस्टेड, बिल्कुल इन्वेस्टेड रह सकते हैं। क्लोज बाय अगर टारगेट देखना चाहे 424 अभी चार्ट पे नजर आ रहा है, और 424 पे जैसे कैंडल फॉर्मेशन बनेगा और जैसे बाकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा उसके आगे देख पाएंगे। नागराज, चोला के बारे में बताइए। सुबह हालांकि ट्रिगर इसमें Q4 बिजनेस अपडेट का भी था, लेकिन सही समय पे अगर ले लिया, आज का चार्ट लेके आइए तो 6-7% का गेन बन रहा है। एक बार मुनाफा ले लें या होल्ड करें? जी हाँ, लास्ट आप 4-5 दिन का चार्ट देखो, 5-6 दिन का इनफैक्ट चार्ट देखोगे, 710 से 840 तक इतना बड़ा मूवमेंट के बाद मेरे ख्याल से आगे थोड़ा कुछ रेसिस्टेंस आ जाएगा या कुछ डाउनवर्ड करेक्शन की पॉसिबिलिटी है। मेरे ख्याल से एक बार वेट करना चाहिए और आगे वाले दिनों में वापस टिप्स में एंटर कर सकते हैं। आज जो एक बड़ी मूव रियल एस्टेट स्पेस, अभी जो हम स्टार्टिंग में हाईलाइट भी कर रहे थे कि रियल एस्टेट स्पेस के सारे ही काउंटर्स में बड़ी मूव है, लेकिन ये सस्टेनेबल कितनी है? क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स हों, DLF जैसे स्टॉक्स हों, इनमें ये मूव आज जिस ट्रिगर की वजह से है, और कितना अपसाइड पॉसिबल है? राहुल, आप ये स्टॉक्स देखेंगे एक बार, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, DLF हो, और फॉर दैट मैटर इस पूरे स्पेस में कोई और चार्ट जहाँ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखती हो, जहाँ पे नए फ्रेश एंट्री पॉइंट्स भी बनाए जा सकते हो? तो एक्चुअली लास्ट वीक हमने शो पे बताया था, DLF का लॉन्ग दिया था जो अराउंड 355 लेवल्स पे था, और दोनों टारगेट उसका अचीव हुआ था। अभी भी DLF इज स्टिल लुकिंग द बेस्ट अमंग सारे स्टॉक्स में। करंट मार्केट प्राइस पे तो नहीं लेंगे क्योंकि एक साइड मूव हुआ है 355 से। आप नोटिस करेंगे सिर्फ ग्रीन कैंडल्स ही बनाता गया है ऑल द वे टिल 380। हमारा सेकंड टारगेट जो था वो 370 375 पे आसपास था। इसको अगर एंटर करना चाहे, करंट प्राइस टू एंटर 372 के आसपास है, तो 372 DLF पे एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 360 के आसपास होगा, और आज का है तो डेफिनेटली तोड़ के ऊपर की साइड जाएगा, यही अभी चार्ट कह रहा है। ओके, ठीक है। एक टाटा केमिकल ऐसा स्टॉक है जिसके बारे में पहले बहुत चर्चा होती थी, लेकिन आजकल ये शेयर थोड़ा गुम सा हो गया है। वजह इसका वो वाइल्ड प्राइस एक्शन है जिसकी वजह से पहले जाना पहचाना जाता था, आजकल ये नहीं है। राहुल, एक बार आप ही देखिए इस शेयर को जरा, ये एक ऐसी रेंज के अंदर है, ये वापस से कुछ बड़े स्विंग की तैयारी कर सकता है। ये 1000 के ऊपर गया तो 200 रुपये जोड़ेगा, क्या ऐसा कुछ आपको दिख रहा है क्या? एक्चुअली आपने बिल्कुल सही कहा कि जो फॉर्मेशन बन रहा है वो एक बड़ा मूव के लिए फॉर्मेशन बन रहा है। दोनों आप डेली चार्ट और वीकली चार्ट को देखेंगे, डेली चार्ट को एक बहुत ही नाइस राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जो कहते हैं वो बन रहा है, और वीकली पे भी एक कप एंड हैंडल बहुत पॉपुलर पैटर्न है वो बन रहा है। दोनों का ब्रेकआउट पैटर्न, दोनों का ब्रेकआउट लेवल, आई बेग योर पार्डन, 1030 के ऊपर है। तो अभी फिलहाल 990 पे चल रहा है ये स्टॉक, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते हैं ब्रेकआउट होगा कि नहीं। जब ब्रेकआउट होता है हम वेट करेंगे, दैट इज 1030 के ऊपर एक बुलिश क्लोजिंग दिया, एक और दिन ये प्राइस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो लंबी अवधि के लिए भी ये स्टॉक होल्ड कर सकते हैं टाटा केमिकल्स। तो 1030 के ऊपर वेट करेंगे सस्टेन के लिए। बाजार में बल्ले बल्ले हो रही है इस समय, और बुल्स जो हैं मजे कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते 10 दिन से 600-700 पॉइंट का रैली आ चुका है। ये देखिए, आपके लिए बहुत शानदार शेयर लेके आए हैं, बारबेक्यू नेशन। ये जो है बहुत बढ़िया खाना देते हैं, कभी ट्राई करिएगा। डिम्पी, आपने ट्राई किया है? बारबेक्यू नेशन 12% ऊपर है। फ्राइडे सैटरडे आ रहा है, एक्सटेंडेड वीकेंड है, लोग खूब रेस्टोरेंट्स में जाएंगे। बिल्कुल सर, किया है आपने? बिल्कुल ट्राई किया है। ये नॉनवेज वालों के लिए ज्यादा बेटर होता है। आप गई हैं कभी? बिल्कुल ट्राई किया सर, बिल्कुल ट्राई किया सर, जबरदस्त, और थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। वेज वालों को ना, हम जैसे वैल्यू इन्वेस्टर्स को, हम गए वहाँ पे एक बार, पता नहीं राहुल गए शायद, यार 1200 रुपये वेज का प्लेट, और वॉक इन नहीं है, आपको बुकिंग करनी पड़ती और है। हमने कहा यार वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए ठीक नहीं है, बट हाँ अभी तो खैर अच्छी बाजार में वो चल रही है। आप गए राहुल बारबेक्यू नेशन के रेस्टोरेंट में कभी? गए हैं, और जैसे प्रियंका जी कह रही थी कि वेटिंग भी होता है, तो पॉपुलर व्हाट आई अंडरस्टैंड, मिलता ही नहीं है। दो स्टॉक्स तो आप बता दीजिए फिर चार्ट पे देख के, एक बारबेक्यू नेशन और दूसरा टेस्टी बाइट। एक है मेन कोर्स और एक चखना, तो आप इन दोनों स्टॉक के बारे में चेक करके बता दीजिए। सो बारबेक्यू नेशन का चार्ट देखेंगे, सिर्फ एक वरीसम पॉइंट है। आज का हाई आप देखेंगे 725 था और अभी 675 के आसपास चल रहा है, मतलब 50 पॉइंट नीचे।
सो ऊपर जाके सस्टेन नहीं हुआ है ये स्टॉक और कॉन्स्टेंटली डाउन ट्रेंड में आप नोटिस करेंगे ऑल द वे फ्रॉम 2022 के अप्रैल से एक साल तक 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर इट इज स्ट्रगलिंग टू मूव ओवर। तो अभी तो इसमें लॉन्ग नहीं इनिशिएट करेंगे, हालांकि इफ पीपल लाइक अस कंटिन्यू टू गो देयर तो स्टॉक थोड़ा और ऊपर जा सकता है। लेवल टू इनिशिएट अ बाय विल बी जब सस्टेन करता है ओवर 20-डे मूविंग एवरेज जो 730 735 पे, उस लेवल पे कंफर्टेबल होंगे लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए। तो कभी पिज्जा की बात हो रही है, कभी बारबेक्यू नेशन की बात हो रही है, खाने पीने की बात। भूख लगने लगती है ना, ये समय देखिए अब 3 बज रहा है। मुझे लगा आप डिम्पी को अपने फेवरेट स्पेस से दूसरा तीसरा स्टॉक ना पूछ ले, वहाँ ज्यादा बज़ नहीं है अभी। वहाँ ज्यादा नहीं है, सुबह ही उन्होंने कर दिया था। मिड वीक में ही 9:25 से पूछ रहे थे सोम डिस्टिलरी का स्टॉक कैसा लग रहा है। मैं एकदम हाँ शायद जीएम, मैंने कहा डिम्पी बाबू सुबह सुबह उनका वो स्टॉक भी ऐसा है कि उनका जो टारगेट ऑडियंस है ना जीएम ब्रूरीज का, वो सुबह शाम दोपहर कुछ नहीं देखता है। वो पहुंच जाता है ठेके पे। ठीक है, कुछ और नहीं मैंने तो सिर्फ ये पूछा था, नहीं अजय, मैंने सिर्फ ये पूछा था कि ऐसा क्या है जीएम ब्रूवरीज के अंदर कि नंबर्स इसी से शुरू होते हैं, क्वार्टरली नंबर की शुरुआत जीएम ब्रूवरीज से शुरू हो रही है। एनीवेज चलिए ठीक है, कुछ और स्ट्रॉन्ग काउंटर्स की बात करते हैं। एस्ट्रल में जो आज मूव है लगभग 5% की तेजी बनी हुई है, अच्छे से 5% की मूव है स्ट्रॉन्ग, इसमें भी ओपन इंटरेस्ट दिख भी रहा है। एस्ट्रल की मूव और कहां तक दिख सकती है नागराज? जी हाँ, असल एक लंबा कंसोलिडेशन 7-8 दिन का कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा डिसिसिव अपसाइड ब्रेकआउट दिया है अराउंड 1360 1370 के आसपास। मेरे ख्याल से ये अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, उसका नेक्स्ट हर्डल रहेगा रेजिस्टेंस अराउंड 1460। ओके ठीक है, कुछ स्टॉक्स और भी हैं मार्केट के अंदर जो अच्छे से देखे जा सकते हैं। जैसे एक सिग्नेट नाम की कंपनी है, सिग्नेट इंडस्ट्रीज, अगर एक बार आप फाइल कर पाएँ, उसका टिपिकली एक ब्रेकआउट जैसा होने की पोजीशंस बन रही है, हुआ भी नहीं है। एक बार राहुल से पता कर लेते हैं। राहुल जी एक बार जरा आप चेक करेंगे सिग्नेट, SIGNET। सिग्नेट पे भी एब्सोल्युटली सेम स्ट्रक्चर है जैसे बारबेक्यू नेशन का है, स्ट्रगलिंग टू क्लोज अबव 20 EMA। एक पॉजिटिव पॉइंट है इस स्टॉक में अभी कि अगर आप डेली चार्ट को देखेंगे तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस फॉर्मेशन बन रहा है और वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस जो है स्टॉक को अपना 13-20 जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस उसके ऊपर लेके जा रहा है। बहुत क्रूशल होगा देखने के लिए कि प्राइस स्टॉक जो है 39 के ऊपर क्लोज होता है कि नहीं। 39 उसका 200-डे मूविंग एवरेज भी है। अगर आप 39 का लेवल भी देखें तो एक पिवट रेजिस्टेंस भी है वहां पे, तो 39 के ऊपर क्लोज हुआ तो हम लॉन्ग जाने की कोशिश करेंगे अगर एक अच्छा डिमांड जोन फॉर्म होता है वहीं वहां कहीं पे, बट टिल देन लॉन्ग नहीं इनिशिएट करेंगे। इस स्टॉक का एक खासियत है कि एक फेक बाउंस हमेशा देता है और वापस नीचे चला आता है। ये एक पैटर्न है इस स्टॉक में लास्ट 1 साल से आप देखेंगे, तो इसीलिए और केयरफुल रहना बहुत जरूरी होता है इन सब काउंटर्स में जहां पे फेक ब्रेकआउट देने का संभावना ज्यादा होता है। सिगाची इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, जो अभी हमने चलाया भी था, स्क्रीन पे आया था, बहुत छोटे से 2 सेकंड के लिए फिर चला गया, कोई बात नहीं। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आ सकते हैं। नहीं ये नहीं, सिगाची, SIGACHI, सिगाची 180 के आसपास है, अभी कितना है, 85 के आसपास होगा। हाँ सिगाची इंडस्ट्रीज, ठीक है, 236-37। ये कैनफिन होम्स को लेके आइए जरा। कैनफिन होम आज काफ़ी दिनों के बाद अब मूव दिखाई दे रहा है। आपको पता है वहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हुआ है, लेकिन ये ट्रेडिंग काउंटर जो है साइडवेज से चला गया था। नागराज जरा कैनफिन होम्स के चार्ट को देखिए, आज वापस 560-65 के आसपास आया है। इसका 3 महीने का ग्राफ दिखाई देते साहब, क्या इसका बॉटम बन चुका है? यहाँ से अगर NBFC में रैली बरकरार रही कि इस पर बेट करेंगे आप? जी हाँ, मैं समझता हूँ ये स्टॉक में एक नियर टर्म बॉटम रिवर्सल बना है। एक डबल बॉटम या स्लाइटली हायर बॉटम फॉर्मेशन के बाद जो 550 का आज का अपसाइड ब्रेकआउट है, एक इंडिकेट करता है कि एक स्ट्रेंथ एमर्ज हो रहा है स्टॉक्स में, और आगे वाले दिनों में मुझे लगता है कि ओवरऑल पॉजिटिव चार्ट पैटर्न इंडिकेट करता है कि आगे वाले दिनों में ये स्टॉक 600 का एक हर्डल तक जा सकता है। ठीक है,
चलिए ठीक है, कुछ और स्टॉक्स अब हम तक शरद भी लेकर आए हैं जहां कुछ खबरें हैं, डीलिंग रूम से गपशप है और कुछ मार्केट विस्पर्स हैं। ये समझ लेते हैं एक बार शरद से, इन स्टॉक्स को फिर डिस्कस भी करेंगे। शरद बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है फोकस में रहेगा आदित्य बिरला फैशन रिटेल, और यहाँ पे जो है डीलर्स कह रहे हैं कि थोड़ी डीआई बाइंग देखने मिल रही है। एंड ऑफ कोर्स आज एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिंग रिपोर्ट भी आया था आईएफएल इंस्टीट्यूशनल का, जहाँ पे उन्होंने इनिशिएट किया है बाई रेटिंग के साथ, लक्ष्य रखा है 250 रुपये प्रति शेयर का। वॉल्यूम्स की बात करें तो 6 गुना 20 डे एवरेज पे जो है बढ़ोतरी देखने मिली है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉक में सेलिंग प्रेशर ज़रूर आया था, क्योंकि बहुत सारे कैपेक्स किए थे उन्होंने, उसके कारण जो है कैपिटल डिप्लॉयमेंट आई थी और स्टॉक पे नेगेटिव रिएक्शन देखने मिला था। इसके अलावा बात करें तो बोरोसिल दूसरा स्टॉक रहेगा जो आपके रडार में होना चाहिए। यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स रिसेंटली जो था कंपनी की आर्म क्लास पैक ने जो एक्वायर की थी गोयल साइंटिफिक ग्लास वर्क्स को, और अभी जो हाल ही में पता चल रहा है कि इंपॉर्टेंट क्रॉस सेलिंग देखने मिल सकती है, स्पेशली इंपॉर्टेंट क्लाइंट ऑर्डर विंस को लेके, उनके साइंटिफिक डिवीजन को लेके। और एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर और भी है कि ये जो साइंटिफिक डिवीजन है कमिंग डेज में लिस्ट भी हो सकती है, जिसका नाम रहेगा बोरोसिल साइंटिफिक, और ये ओवरऑल इसका जो है होल्डिंग कंपनी बन जाएगा आपके जो नए एक्विजिशन है उसका। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा अनुपम रसायन, और यहाँ से पिछले 2 दिन में जो है दोनों दिन से डोमेस्टिक फंड हाउस में जो है बाइंग देखने को मिल रही है, और कंपनी जो है एक्सपेक्ट करी कि जो उनकी यूनिट है एक्सपेंशन की वो जो इस क्वार्टर में जो है कंप्लीट कर दे और ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाए। और हाल ही में एक रिपीट ऑर्डर भी आया था एक जापानीज़ मेजर कंपनी के साथ, और अगर स्टॉक वॉल्यूम्स के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ट्रेड कर रहे हैं और लगभग 12 लाख शेयर्स के जो है टोटल वॉल्यूम्स आए हैं। इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, अनुपम रसायन को भी आप लेकर आए हैं, और इनफैक्ट केमिकल स्पेस में कई सारे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी अच्छा चल भी रहे हैं, और दूसरे बोरोसिल जैसे स्टॉक्स हैं। ठीक है, शुक्रिया शरद ये सारे स्टॉक्स हमें आज बताने के लिए। लेकिन इस बीच आप ये जो खबर नीचे देख रहे हैं, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो एक मीटिंग कल होने जा रही है, और जिसमें यूनियन हेल्थ मिनिस्टर खुद मनसुख मांडविया होंगे, और साथ ही कल राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी होंगे और नीति आयोग के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। तो क्या कुछ बड़े फैसले आ सकते हैं, क्योंकि मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं। तो सरकार इस वक्त चिंतित दिख रही है और एक्शन दिख रहा है, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। कल भी एक मीटिंग थी और कल भी एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, अगर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व है। देखिए, ऐसा है कि इस बार जो है, खैर पिछली बार भी ये तो फर्स्ट टाइम था, लेकिन अभी जो है जितनी भी जो पूरा ढांचा है सरकारी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, अब आप यहाँ से देखेंगे कि नंबर्स अगर कंट्रोल में नहीं आए, सवाल ये नहीं उठता है कि ये कितना लीथल है ये वाला वर्जन, सवाल ये नहीं उठता है। सवाल इस बात पे है कि 1-2 भी अगर कैजुअलिटीज हो रही है तो वो क्यों हो, हमारी ये जो व्यवस्था है वो कितनी ज्यादा प्रिपेयर्ड है, इसका आपको एक वो दिखाई दे रहा है कि सीनियर मिनिस्टर्स खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है मार्क करने के लिए, कंटेन करना चाह रहे हैं और प्रिपेयर्ड होना चाहिए हर हाल में, और स्टेट में हो चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, किस लेवल पे क्या प्रिपेयर्डनेस है, ये सब स्टेटस चेक होना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो आगे टेस्टिंग भी बढ़ानी चाहिए। तो ये सारी चीजें कल भी हुई थी, आपने सही कहा। हाँ, कल भी शाम को एक बैठक समीर ने हमें इस पे अपडेट भी दिया था। जी हाँ, और अब ये मनसुख मांडविया जी खुद इस बैठक को वो करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पर नजर रखनी चाहिए बाजार को भी, और ऐसे एक नागरिक होने के तौर पर भी, एक सिटीजन की तरह से भी नजर रखिए। मैं आपको वापस ले चलता हूं बाजार की तरफ, और मिड कैप और स्मॉल कैप एंड ऑफ द मार्केट के बारे में बात करेंगे हम, क्योंकि वहां पे है आउट परफॉर्मेंस। मैं आपको 3-4 दिन से कह रहा था कि अब होगा ये कि पहले बॉटम होगा मिड कैप स्मॉल कैप, फिर बाजार, क्योंकि लार्ज कैप बाद में गिरे। मिड कैप स्मॉल कैप में तो 1.5 साल का वनवास चल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स डायरेक्टर साहब, अगर आप वो ला सके तो आपको दिखाई देगा कि वो डेज हाई पे पहुंच गए, और इसीलिए लार्ज मिड कैप्स, क्वालिटी स्मॉल कैप्स, ये देखिए शानदार। अब स्मॉल कैप लेके आइए, एक और स्टॉक है केमिकल फार्मा स्पेस से बड़े दिनों बाद अच्छी मूव आई है, वो है आरपीजी लाइफ। एक करेक्टिव मूव आ चुका है, 1000 जाके 700 आया था, और अब धीरे धीरे 750 पे है। अगर यहाँ पे बॉटम बनने के संकेत मिल रहे हैं तो क्या, ये देखिए लास्ट 15 मिनट में एकदम स्पाइक हो गया। राहुल, आप चेक करेंगे जरा आरपीजी लाइफ, और ये भी बताएं कि अगर इस पोजीशन ली जा सकती है इस समय, क्या टारगेट्स बन सकते हैं? तो एक्चुअली एक बीटीएसटी आइडिया के लिए भी आरपीजी लाइफ अच्छा लग रहा है चार्ट पे। तो अगर आप इस प्राइस पे भी लेते हैं 755, जो अभी भी 10-12 रुपए है यहाँ से ऊपर, फॉर 1 और 2 डेज नजरिया लेके रख सकते हैं। एक पॉइंट कहना चाहूंगा आरपीजी लाइफ में, जो जब भी एक स्टॉक नीचे के साइड में आता है, कोई भी आइदर बोलिंजर बैंड या डाउन चेनियन चैनल जैसे इंडिकेटर्स होते हैं बेसिकली,
और वहां से एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करके ऊपर की तरफ जाता है तो जनरली शॉर्ट टर्म में बाउंस अच्छा रहता है, जो इस स्टॉक के केस में हुआ है, आरपीजी के केस में हुआ है। तो 755 तक तो डेफिनेटली फर्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात मार्क करना जरूरी है, इंडिया विक्स को लेके आई डायरेक्टर साहब। इंडिया विक्स, जैसे विक्स की गोली खाने के बाद सर्दी जुकाम चला जाता है, वैसे ही विक्स के नीचे आने से एक बाजार को मोमेंटम बूस्ट मिलता है। और ये बताना ज़रूरी है कि इस समय विक्स डेज लो पे है। ये भी एक रीज़न है, यहाँ से बहुत मंदी की आप उम्मीद मत करिए। रिस्क ऑन का माहौल जारी है। टॉप इंडिसेस कैसा कर रही हैं वो इस बात का विषय ये भी होता है कि कितना चली हुई है। इसीलिए निफ्टी बैंक निफ्टी में आज डाइवर्जेंट मूव दिख रहे हैं, दो अलग अलग डायरेक्शन में। लेकिन मिड कैप बहुत वाइब्रेंट है और एनबीएफसी बहुत वाइब्रेंट है, बहुत बड़ा हिस्सा बाजार का वाइब्रेंट है। सिर्फ सेलेक्ट बैंक्स नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में थोड़ा सा भारीपन आया। आपको मैं बताऊं कि सन फार्मा पे नजर रखिए। आपको 4-5 दिन से मैं नोटिस करवा रहा हूं। और आज क्या हुआ है, आज वो 1000 का लेवल क्रॉस कर गया। पिछला हाई था 1080 से हलोल फैसिलिटी के चक्कर में 880 तक आया था, या 980। लिखिए आइए डाक्टर साहब, सन फार्मा का 6 महीने का ग्राफ। और हमने आपको बताया था 3% रेवेन्यू आता है। अगर पूरी बंद भी हो जाए प्लांट वाले तो भी 3% रेवेन्यू बंद होगा। आप मौका अच्छा दे रहा है। ये देखिए 800-900 के करीब वहां से रिवर्स किया। नागराज, जरा सन फार्मा में बताएं, अगर लेके बैठे हैं, अच्छे भाव पे एंट्री लिए या हाल ही में लिए, तो किस लेवल्स तक के लिए इंतजार करना चाहिए? डेफिनेटली जो सन फार्मा का जो रीसेंट चार्ट पैटर्न है, एक राउंडिंग बॉटम जैसे फॉर्मेशन है, 200 डे ईएमए के सपोर्ट लेके अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला है। स्ट्रक्चरल बाउंस कह सकते हैं। लास्ट 2 दिन का तो अच्छा कन्विंसिंग स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है ये फार्मा स्टॉक्स में। मेरे ख्याल से अपसाइड मोमेंटम जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। मेरे ऊपर के लेवल में 1050-55 के आसपास एक हर्डल बना हुआ है, उधर तक जा सकता है। बातचीत भी कर लेते हैं। संदीप सब्बरवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, गुड आफ्टरनून। आज आपने बाजार का एक्शन, बाजार का जो रिएक्शन है, मैं कहूंगा एक सरप्राइज पॉज को लेके कैसा देखा? क्या इससे और ज्यादा बल मिलेगा बुलिश सेंटिमेंट को और अपमूव को? सेंटिमेंट एज इट इज बुलिश, मतलब मैं बुलिश था तो सेंटिमेंट बुलिश था नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरऑल मार्केट्स के लिए सपोर्टिव है आरबीआई पॉलिसी, क्योंकि और रेट बढ़ाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जो भी इन्फ्लेशन आज के दिन आ रही है वो सारी फूड इन्फ्लेशन है, जिसमें और वो डिमांड लेड नहीं है, वो ज़्यादा जहाँ पे सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं उधर से आ रही है। और ओवरऑल जिस इन्फ्लेशन को इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट कर सकता है वो वहाँ पे एज इट इज स्लो डाउन आया है। तो मुझे लगता है ये ठीक डिसीजन है। और इससे जो रेट्स जब पीक आउट होते हैं तो नॉर्मली एनबीएफसी, छोटे बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ऑटो कंपनीज, रियल एस्टेट, इन सेक्टर्स को ज़्यादा फायदा होता है बड़े बैंक्स के मुकाबले। हालांकि लोग सोचते हैं कि बड़े बैंक्स को ज़्यादा फायदा होगा, बड़े बैंक्स को इतना फर्क नहीं पड़ता जितना रेट साइकिल पीकिंग का इन दूसरे सेक्टर्स को पड़ता है। तो मुझे लगता है इन सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। आपने समझाई संदीप, क्योंकि आज काफी लोग थोड़ा आश्चर्यचकित थे कि बड़े बैंक्स नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट बहुत अच्छी तरह रिएक्ट कर रहा है, एनबीएफसी चल रही हैं। तो मैं एनबीएफसी स्पेस के बारे में बात करना चाहूँगा। बहुत वैरायटी है, टिपिकल होम फाइनेंस कंपनीज, कुछ टेक वाली कंपनीज, रिटेल एनबीएफसी, ऑटो फाइनेंसियर, सभी वाइब्रेंट हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि एनबीएफसी या कुछ प्ले खेलना हो, 2 साल से चले नहीं है, तो कुछ नाम जो आपके रडार पे आते हो? हमारी 2 स्टॉक्स में होल्डिंग है। एक है M&M फाइनेंशियल, जिसमें ग्रोथ मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, एनपीएस कंट्रोल में आ रहे हैं और मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल काफी अच्छे रहेंगे। और दूसरा मनापुरम फाइनेंस है, जो एक वैल्यू पिक की तरह हमने लिया था क्योंकि उसके वैल्यूएशन बहुत सस्ते थे। तो गोल्ड लोन बुक उसमें उसका स्लो डाउन है कि बाकी बिजनेस ग्रो करेगा, अभी भी एक टाइम बुक वैल्यू से नीचे ही ट्रेड हो रहा है और अच्छे डिविडेंड पे आउट्स देता है। और लेकिन बाकी एनबीएफसी भी अच्छा करेंगे। मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस में काफ़ी अच्छी करेक्शन आई है, तो अभी भी एक्सपेंसिव है, लेकिन क्योंकि इस मूव के बाद एक ट्रेडिंग मूव आ सकता है। ऐसे बाकी जो एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी को मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा क्योंकि वहाँ मार्जिन प्रेशर अभी भी रहेगा, लेकिन जो डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी हैं ओवरऑल सबके लिए ही अच्छा है।
राइट तो ये बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स में मूव लगातार हम देख भी रहे हैं और इनमें आप और भी ऊपर अपसाइड देखते हैं। ऐसे में आप संदीप क्या कुछ काउंटर ट्रेड्स अब आईटी पे भी बनते हैं, क्योंकि अब नंबर्स भी शुरू हो जाएंगे फोर्थ क्वार्टर के और टीसीएस से शुरुआत होगी। आईटी पर क्या व्यू बन रहा है, क्या ये अब बाय जोन में आ गए हैं आपके लिए? आईटी सेक्टर पे मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा जल्दी है कॉन्ट्रा ट्रेड लेना, क्योंकि मुझे लगता है जो रिजल्ट्स के बाद गाइडेंस आएंगे वो नेगेटिवली अभी भी सरप्राइज कर सकता है। लोगों के एक्सपेक्टेशन जरूर कम हुए हैं, लेकिन अभी भी एक्सपेक्टेशन इतने कम नहीं है जितने मुझे लगता है कि जो अनसर्टेनिटीज चल रही हैं, बजट डिलेज चल रहे हैं और जो फाइनेंशियल सेक्टर में टर्मोइल चल रहा है यूरोप और यूएस में, उसका जो इम्पैक्ट आएगा ग्रोथ पे वो अभी भी फैक्टर्ड इन नहीं है आईटी स्टॉक्स में ज़्यादातर। तो अगर ये व्यू गलत निकला और एक्चुअली गाइडेंस 9-10% के आसपास आई तो तब मुझे लगता है कि ठीक ठाक मूव आ सकता है आईटी स्टॉक्स में। लेकिन अभी मैं कहूँगा क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी लिंक्ड स्टॉक्स में एज इट इज परफॉर्मेंस को हम लोग बेटर देख रहे हैं और इंटरेस्ट रेट साइकिल भी इंडिया में पीक हुआ है, तो डोमेस्टिक इकोनॉमी लिंक्ड सेक्टर बेटर प्ले रहने चाहिए। संदीप सर, ये जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, अब करीब 5000 आ गए हैं। कल मंत्री साहब खुद से एक बैठक करने जा रहे हैं। ये साल G20 का भी आपको पता है भारत इसकी अगुवाई कर रहा है, थोड़ा सेंसिटिव ज़्यादा है इस बार। हम मार्केट इसको कैसे लेगा सर? ये अगर आप देखें तो यूरोप के जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, फ्रांस, जर्मनी, इन सब कंट्रीज में अभी भी रोज 10-15 हज़ार केस आ रहे हैं। तो इंडिया में 4-5 हज़ार केस उस मुकाबले से बहुत ज़्यादा है। अगर ये केसेस लाखों में चले जाते हैं फिर अलग बात है, जो कि बेस केस नहीं है, क्योंकि जिस पेस पे और डेली बेसिस पे मूवमेंट है और सिवियरिटी केसेस की बढ़ नहीं रही है, मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पैक्ट होना नहीं चाहिए। देखिए हम लोग हेल्थ एक्सपर्ट नहीं है, अब इवेंचुअली हो सकता है कि ये भी गलत भी हो, लेकिन जो सिनारियो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इतना कोई खराब हालत होने की चांसेस है। सर एक सवाल मेरे को, आज आरबीआई गवर्नर साहब ने जो बोला कि वो कह रहे हैं कि वो दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हाँ वो किसी भी हमें अब दरें बढ़ाने के लिए तैयार ज़रूर रहेंगे। सर मार्केट इसको कैलकुलेट कैसे करेगा? ये जो मूव है सिर्फ सिंगल डे मूव है या फिर इसकी जो आज की भाषा है मिस्टर गवर्नर की वो थोड़ा दूर तलक, यानी कि थोड़ा लंबा असर छोड़ेगी, थोड़ा बुलिश असर छोड़ेगी? वो काफी वर्ड यूज करते हैं, तो आपको उनके वर्ड्स के थ्रू रीड करना पड़ता है। और जब रेट साइकिल एक बार पीक हो जाता है तो अब उनके लिए रेट बढ़ाने का थ्रेशोल्ड बढ़ गया है। पिछले महीने रिटेल इन्फ्लेशन ने नेगेटिवली सरप्राइज किया था, उम्मीद से ज्यादा आई थी। उसके बाद भी इन्होंने रेट इंक्रीज नहीं किया। तो अगर उसके बाद भी इन्होंने नहीं किया तो अगली मीटिंग में रेट हाइक करने के लिए इनको इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा नेगेटिव सरप्राइज देखना जरूरी होगा, तभी वो जस्टिफाई कर पाएंगे रेट हाइक करना, जिसकी चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। तो अब रेट तो पीक हो चुके हैं, अब कम कब होने शुरू होंगे ये प्रिडिक्शन करना मुश्किल है, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि कुछ महीनों तक रेट इन्हीं लेवल्स पे रहेंगे। रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात करते हैं, बहुत अच्छा करेक्शन वहाँ प्लान आउट हो चुका है और दिखा है हमें। कुछ 1400 वाला लोधा 800 का लो बनाया, बाकी स्टॉक्स भी करेक्ट हो गए। क्या वहाँ पे आपको पूरे छोटे स्टॉक से लेके मिड लार्ज कहीं पे अपॉर्चुनिटी दिखती है? अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट साइकिल जब बढ़ा उसमें भी रियल एस्टेट सेल्स ठीक रहे, लेकिन स्टॉक्स ने नहीं परफॉर्म किया, वो एक्सपेक्टेड था। तो अगर रेट्स पीक आउट होते हैं और सेल्स मोमेंटम ऑन द ग्राउंड अभी भी ठीक ठाक है तो रियल एस्टेट कंपनीज में बढ़त होने के चांसेस कम है, काफ़ी हैं मैं कहूँगा। अभी हम लोग कोई रियल एस्टेट से शेयर ओन नहीं करते, लेकिन जिस तरह का सेल्स डेटा DLF जो मार्केट लीडर है उनका आया है और अब रेट्स अगर पीक आउट होते हैं तो हो सकता है कि ऐसे स्टॉक्स में बढ़त आए आगे जाके। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आज समय देने के लिए और इतने क्लियर व्यूज हमारे व्यूज तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जल्द ही आपसे फिर बात होती है अगले हफ्ते।
चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि बिजनेस अपडेट्स लगातार आ रहे हैं तो एफएमसीजी स्पेस से डाबर की बिजनेस अपडेट के बाद हमने स्टॉक पर प्रेशर देखा और आपको याद भी होगा कि लगातार हमारे एक्सपर्ट्स भी टेक्निकली इसे वीक बता भी रहे थे। इनफैक्ट इस पे तो शॉर्ट कॉल्स इनिशिएट किए हैं आज सुबह भी और आई थिंक कल भी सुबह शॉर्ट कॉल इनिशिएट हुई थी। लेकिन बिजनेस अपडेट में ऐसा आया क्या है, एक बार पूजा से समझते हैं, उन्होंने सब कंपाइल किया है। पूजा बताएं। जी, डाबर के जो चौथी तिमाही के अपडेट आए हैं, काफ़ी मिक्स्ड कमेंट्री आई है, लेकिन बाजार जो रिएक्ट कर रहा है वो नेगेटिव कमेंट्री पर रिएक्ट कर रहा है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज सेलिंग प्रेशर भी है। यहाँ पर जो पॉजिटिव कमेंट आए हैं उसमें उनको डिमांड में तो काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है, अर्बन मार्केट्स में, रूरल मार्केट्स में, और इसके अलावा कुछ जो महंगाई में कमी देखने को मिल रही है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सुधर रहा है, सरकार ने भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं, तो इस वजह से मांग तो अच्छी लग रही है, लेकिन इनको मार्जिन फ्रंट पर कुछ कंसर्न नज़र आ रहे हैं। और ग्रॉस मार्जिन में, ऑपरेटिंग मार्जिन में इनका कहना है कि कुछ प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर इंडियन कारोबार की बात करें तो वहाँ पे तो मार्जिन सुधरे हैं, लेकिन कंसोलिडेटेड लेवल पर इनके इंटरनेशनल मार्केट में जो करेंसी हेडविंड्स ये फेस कर रहे हैं उसके चलते ग्रॉस मार्जिन पर असर पड़ेगा। और इन्होंने ब्रांड स्पेंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा की है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ है, तो इसके चलते इनके ऑपरेटिंग मार्जिन में भी इफेक्ट आएगा और करीब 200 से 250 बेसिस पॉइंट की कमी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो मार्जिन के फ्रंट पर कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए हैं। सेगमेंटल परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो इनके एफ&बी कारोबार और हेल्थ केयर पोर्टफोलियो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन जो होम एंड पर्सनल केयर सेगमेंट है वहाँ पर कुछ स्लो डाउन देख रहे हैं। जोग्राफिकल सेगमेंट में हमने देखा कि इजिप्ट और टर्की, ये दो कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर कि करेंसी हेडविंड्स फेस कर रहे हैं। भारतीय कारोबार में ये मिड सिंगल डिजिट यानी कि करीब 4 से 6% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल कारोबार में ये अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आखिर में बादशाह मसाला इंटीग्रेशन को लेकर इनका कहना है कि एक्विजिशन जो हुआ है वो प्रॉपरली, उसकी इंटीग्रेटेड प्रक्रिया काफ़ी सही तरीके से हो रही है और एज पर एक्सपेक्टेशंस ये हो रहे हैं। तो ये जो तमाम कमेंट्री यहाँ पर निकल कर आ रही है, हम देख रहे हैं कि कुछ नेगेटिव कमेंट्री भी है मार्जिन को लेकर और इनके कुछ ज्योग्राफीज को लेकर, उस पर बाजार रिएक्ट कर रहा है और स्टॉक में आज हम दबाव भी देख रहे हैं। सी हेडविंड्स हो चाहे इंटरनेशनल बिजनेस से हो, और जितने भी ग्रॉस मार्जिन, कंसोलिडेटेड ग्रॉस मार्जिन है, उस पर प्रेशर तो है। ठीक है, शुक्रिया पूजा ये सब कुछ हमारे लिए कंपाइल करके लाने के लिए। लेकिन अब ये देख लेते हैं कि प्रेशर ईज आउट कब हो सकता है। नागराज, जिसने शॉर्ट कॉल्स ली हूँ डाबर पर, उनको क्या अब एक बार के लिए बुक कर लेना चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए, या फिर अब भी फर्दर शॉर्ट के मौके बनेंगे? आज का जो शार्प डिक्लाइन है, एक कंसोलिडेशन मूवमेंट के बाद, राइजिंग वेज के बाद, कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि एक अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है स्टॉक्स में, और आगे वाले दिनों में भी एक और भी वीकनेस दिखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से 518 to 515 का एक सपोर्ट बैंड है, उधर तक वेट कर सकते हैं। ओके ठीक है, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, सिर्फ 12-13 मिनट रह गए हैं क्लोज होने में। लेकिन बाजार वैसा देखा जाए आज के इंट्राडे स्विंग के बाद जहां पे है वहीं पे, यानी कि 41,000 का बैंक निफ्टी, 17,600 के आसपास का निफ्टी, तो यहाँ पे एक ठीक ठाक से नोट पे आपको छोड़ के जा सकता है मार्केट। खैर आगे बढ़ते हैं। ITC को लेकर क्या पोजीशन BTST और कुछ पोजिशनल ट्रेड बनाए जा सकते हैं इस समय? राहुल आपसे ये सवाल। ITC बिल्कुल, एक्चुअली लास्ट टाइम भी मैंने शो में कहा था जब ITC 380 के आसपास चल रहा था कि ये स्टॉक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो पिछला हाई है 393 के आसपास, शायद पिछला हाई है, वो तोड़ के ऊपर जाएगा। तो वो व्यू हम अभी भी मेंटेन करते हैं। ITC जब तक नहीं 375 और 378 एक अच्छा सपोर्ट जोन है वहां पे, जब तक कि वो तोड़ के नीचे नहीं जाता है, जो पुराना हाई है आसानी से तोड़ के ऊपर लेवल्स की तरह जाएगा। जनरली FMCG एज अ पैक हाल ही में तो स्ट्रांग रहा है, बट अभी थोड़ा सबड्यूड मूव देख रहा है। आप डाबर देखिए, आप ITC को देखिए, तो फिर भी छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो ITC इज स्टिल लुकिंग डिसेंट ऑन द चार्ट्स फॉर लॉन्ग। BTST ट्रेड आइडियाज समझ लेते हैं। क्या डिफेंस पैक में HAL, BEL जैसे काउंटर्स पर क्या कोई BTST ट्रेड होगा नागराज? HAL की बात करें कि लास्ट 2 दिन के छोटा सा रेंज बाउंड या कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड मोमेंट देने की कोशिश की है, लेकिन उतना कुछ चार्ट बड़ा तेजी की और कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी जो अपसाइड मोमेंटम है एक शॉर्टर टर्म के लिए मेरे ख्याल से ये बरकरार रहेगा, और जो 2-3 दिन का पहले का जो हाई है अराउंड 2850 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, उधर तक जा सकता है।
ओके ठीक है। पहले इस हफ्ते के अंदर रिलायंस की काफ़ी चर्चा हुई, उसने बाज़ार को संभाला, लेकिन पिछले 2 दिन से रिलायंस के बिना पार्टिसिपेशन के बिना बाज़ार ने न केवल अपने रेजिस्टेंस जोन को सरक के पार किया बल्कि अपने टॉप पे भी पहुंचा। आज भी आप देखें रिलायंस सिर्फ 16 रुपये ऊपर है, 2341 की रेंज में है। राहुल, मेरा 2 सवाल है इसमें। पहला, ये रेंज में फंसा रहेगा, क्या रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है कुछ? दूसरा सवाल, किसी ने अभी तक रिलायंस में कोई काम ना किया हो, वो क्या करे? वेट करे, बाय करे या सेल करे? तो अगर आप रिलायंस में अभी तक निवेश नहीं किए हैं तो एक बाय लेवल, जैसे मैंने शो के शुरुआत में भी कहा था, 2275 2280 के आसपास एक बहुत ही बेहतरीन बाय लेवल है और इन लाइन विद द ट्रेंड ये बाय लेवल है। तो वहां पे लॉन्ग जा सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं ये स्टॉक को, अभी जस्ट हाल ही में डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है और वीकली चार्ट्स में बहुत पॉजिटिव लग रहा है रिलायंस। तो प्लीज बने रहिए, क्योंकि अगर आप एग्जिट करके फिर 20-30 रुपए नीचे आके फिर से नहीं लेना चाहे तो होल्ड करते रहिए और हायर टारगेट्स 2398 और 2450 के लिए तो बिल्कुल वेट कर सकते हैं। मिस्टर शेट्टी, वैसे तो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार होटल इंडस्ट्री ने, टूरिज्म ने काफ़ी तैयारी कर रखी है। एक तो थोड़ा गर्मियों का सीज़न बढ़कर आएगा, ये IMD का बयान था, और उसके बाद इन कंपनीज को लगता है कि इस बार जैसे धूम धड़ाके से शादियां हुई हैं, ऐसे टूरिज्म भी इस साल के लिए बम्पर लेके आने वाला है। लेमन ट्री, इंडियन होटल्स, ये कुछ इनके एक्सपेंशन प्लान बहुत ज़ोरदार हैं। आप इन दोनों शेयर्स पे क्या करेंगे होटल वाले पे? एक तो लेमन ट्री जो एक्सपेंशन कर रहा है और इंडियन होटल्स जो वो भी एक्सपेंशन कर रहा है। जी हाँ, कंटिन्यूसली एक स्ट्रक्चरल पैटर्न में फॉर्मेशन हो रहा है इंडियन होटल में। अराउंड 330 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। पहले भी हमने देखा है कि 3-4 ओकेशन में ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया और छोटा सा डिक्लाइन में टर्न अराउंड हुआ निचला स्तर में। मेरे ख्याल से वही अभी मुद्दा है कि 330 अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है, एक अपसाइड ब्रेकआउट माना जाएगा। उसके बाद में ये स्टॉक का जो नेक्स्ट हार्डल रहेगा 345 तक। जिन होटल्स की यहाँ बात हो रही है और ठीक है, इस बीच एक बार अपैरल काउंटर्स पर भी एक राय लेते हैं। राहुल, आदित्य बिरला फैशन ये काफ़ी समय से, इनफैक्ट 1-1.25 साल से बहुत ही रेंज में फंसा रहा है, लेकिन अब इसमें यहाँ वैल्यू दिखती है। बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स के इस पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे आदित्य बिरला हो, शॉपर्स स्टॉप हो, और अब आज एक बिल्टअप दिख रहा है, लॉन्ग बिल्टअप। क्या आपको स्टॉक 4.5% तेज यहाँ से दिख रहा है? क्या यहाँ से, क्योंकि जनरली फ्रिजल आउट हो जाता है, बहुत ही टाइट रेंज ऑफ ट्रेडिंग रेंज ये स्टॉक दे रहा है पिछले कई समय से, क्या ये अपर एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज आ गया है या आपको लगता है रेंज अभी ऊपर की है और यहाँ पे भी मौके बन सकते हैं? नहीं, एक्चुअली आदित्य बिरला फैशन एक सॉर्ट ऑफ बेयर मार्केट पे है, तो अभी इस पे लॉन्ग इनिशिएट करना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। अगर एक लॉन्ग इनिशिएट करना चाहते हैं तो एक बेटर काउंटर की मैं सलाह दे सकता हूं, जो है HDFC लाइफ। शॉर्ट टर्म के लिए आप राइट आफ्टर बजट ये स्टॉक एकदम 20-30% गिर गया था और अभी 514 के आसपास चल रहा है। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट भी हुआ है आज। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉक होल्ड करना चाहते हैं तो HDFC लाइफ बेटर है। 514 का करंट मार्केट प्राइस है और 523 और 530 टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। AB फैशन, आदित्य बिरला फैशन, जब तक नहीं 240 क्रॉस होता है हम लोग इसके आसपास नहीं जाएंगे। आप इस स्टॉक को नहीं लेना चाहते, इनफैक्ट आपकी तरफ से एक रिकमेंडेशन HDFC लाइफ पर है। ऑल राइट, कुछ और स्टॉक्स भी समझ लेते हैं। आज थोड़ा सा मोमेंटम जहाँ लूज आउट हुआ है, अगर डाबर जैसे स्टॉक्स ऑन द Q4 अपडेट्स वीक हुए हैं तो पेज इंडस्ट्री जैसे काउंटर्स पे भी एक शॉर्ट बने हुए हैं। क्या यहाँ पर फर्दर और सेलिंग प्रेशर दिख सकता है? पेज इंडस्ट्रीज को कैसे देख रहे हैं आप नागराज? जी हाँ, पेज इंडस्ट्री में कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में, डाउनवर्ड करेक्शन में, जो भी उसका अपसाइड बाउंस देने की कोशिश की उसके बाद में हैमरिंग हुआ है ऊपर के लेवल में। रिसेंटली भी देख सकते हैं कि 38,000 38,200 के आसपास एक रेंज मूवमेंट था, उसका अपसाइड ब्रेकआउट तो नहीं दे पाए, लेकिन अभी डेफिनेटली डाउन साइड ब्रेकआउट दे रहे हैं। मेरे ख्याल से डाउन ट्रेंड तो जारी रहेगा। जो रिसेंट सपोर्ट था, जो रिसेंट स्विंग लो बनाया था अराउंड 35,575 का, वो एक रीटेस्ट हो सकता है आगे वाले दिनों में। मेरे पास कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज मिड कैप कैटेगरी के हैं, लेकिन उनका मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है और वो थोड़ा रेयर भी है। जैसे ओबरॉय रियल्टी, आज वो 4% ऊपर अभी आपको दिख रहा होगा। मेरे को सिर्फ इनमें से ये शेयर्स पता करने हैं कि इसमें से BTST किसी को करें
या फिर प्रॉफिट बुक करें। राहुल, आपने 2-3 शेयर्स में आपके सामने रख रहा हूँ, आप ये बता दीजिएगा किसको BTST करना है और किसको छोड़ देना है। एक ओबरॉय रियलिटी है, दूसरा कोरोमंडल इंटरनेशनल है जो करीब 2.5 से 3% होगा, और इसके अलावा एक शेयर और है, वो है BHEL भेल, करीब ये 3.5% है। तो BHEL, ओबरॉय रियलिटी और कोरोमंडल इंटरनेशनल, इन तीनों में से कोई BTST का कैंडिडेट है क्या? तो तीनों में से ओबरॉय रियल्टी, अगर आप मुझे लिमिटेड चॉइस देंगे तो ओबरॉय रियल्टी इज लुकिंग बेस्ट तीनों में से, अगर आप कंपेयर किए जाते हैं। ओनली बिकॉज ओबरॉय रियल्टी जब भी थोड़ा दूर चला जाता है एवरेज से ना, बहुत कम समय तक दूर रहता है और हमेशा बाउंस बैक करता है, और आज भी आप देखेंगे मोमेंटम है ऊपर की साइड में। BTST के लिए अगर आपको मुनाफा नहीं मिले, शॉर्ट टर्म के लिए भी ये स्टॉक बेहतरीन लग रहा है, और जो नियर टर्म हर्डल है उसका 908 के आसपास है, 907 908। तो 960 908 के 1-2 दिन चॉप अराउंड हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, बट इसके ऊपर जब आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, आपको अच्छा बढ़त में देखने को मिलेगा स्टॉक में। तो आउट ऑफ द 3 अगर आप मुझे चॉइस देंगे तो ओबरॉय रियल्टी वुड बी माय पिक। आपकी इसमें पिक रहेगी। हम बात भी कर रहे थे कि क्या रियल एस्टेट स्पेस में ये जो मूव्स आज के दिन देखने को मिली है वो सस्टेन करेंगी, तो DLF, गोदरेज प्रॉपर्टी, कई सारे स्टॉक्स को भी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे। लेकिन क्या चोलामंडल फाइनेंस जैसे बड़ी मूव दिखाने के बाद भी, क्योंकि NBFCs के लिए भी हम संदीप सबरवाल से भी जब बात करते हो कहते हैं कि जितने भी NBFCs होते हैं, व्हीकल फाइनेंसर, गोल्ड फाइनेंसर्स है, उनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल सिचुएशन हो जाती है। क्या चोला अब भी यहाँ से BTST ट्रेड अभी भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है नागराज, या एक बार के लिए कुछ पोजीशन बुक कर लें? जी हाँ, जो इसका मोमेंटम आप देखोगे लास्ट 5 दिन से 720 से 840 तक एक एक्सेप्शनल मोमेंट अपसाइड में वो स्ट्रेंथ देख सकता है, देख सकेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये ऊपर के लेवल पे अभी कैरी फॉरवर्ड करना या होल्डिंग करना थोड़ा रिस्की रहेगा, तो पुल बैक के लिए वेट करना अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। ओके, ठीक है, 3-3.5 मिनट रह गए हैं। अब आप वैसे भी 3 दिन की छुट्टी पे जा ही रहे हैं, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे 3 दिन मार्केट बंद होगा, तो इसलिए आपके पास जो सौदे हैं सिर्फ उन्हीं को सहेज के रखिए। लास्ट मोमेंट पे लिया गया ट्रेड अमूमन ठीक नहीं बैठता, कई बार ऐसा देखा गया है, ये रिसर्च का बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। इसलिए जैसे एग्ज़ाम्स में आप बिल्कुल लास्ट में रिवीजन करते हैं, ऐसे आप दिन भर की ट्रेडिंग का रिवीजन करिए और ये देखिए कि कहाँ पे ठीक, कहाँ पे गलती हुई। खैर, निफ्टी पे पहले आते हैं। निफ्टी की आज की क्लोजिंग कैसी है? निफ्टी 17,600 पे क्लोज करके गया है। जब ये 17,200 पे था तब इसकी प्रेडिक्शन हो रही थी कि पहले 400 फिर 600 तक जाएगा शॉर्ट कवरिंग की बदौलत। इसने दोनों अपने टारगेट T1 और T2 वो अचीव कर लिया है। अब ये 3 दिन की छुट्टी के बाद, क्योंकि ग्लोबल मार्केट उसमें एड ऑन होगा फ्राइडे वाला हिस्सा, देखते हैं उस समय क्या अब हमको सामने निकल के आते लेवल्स। लेकिन जो शॉर्ट कवरिंग का काम है वो इस हफ्ते में कंप्लीटेड है, हेंस प्रूव्ड है। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी जिस समय चलना शुरू हुआ था 40,200-300 पे, उस समय लग रहा था 41,000 पहुंचेगा। 41,200 फ्यूचर्स के लिए एक स्टॉप लॉस होगा। एग्जैक्टली वही है, 41,200 पे आके फ्यूचर्स रुक रहे हैं और 41,000 पे आके बैंक निफ्टी रुक रहा है, इंक्लूडिंग द पॉलिसी इम्पैक्ट। तो ये भी हैंस प्रूव्ड है, ये भी शॉर्ट कवरिंग मतलब जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां तक पहुंच चुका है। नई चाल अब सोमवार को ही आपको पता लगेगी, इसके लिए इंतजार तो करना ही होगा। आते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशो पे। तीसरा हिस्सा जो आप प्लेट्स में देख पा रहे होंगे वो काफ़ी बेहतर है। पिछले 3-4 दिनों से एडवांस डिक्लाइन ठीक है। बहुत सारे शेयर्स ने अपनी मूविंग एवरेजेस को रीगेन कर लिया। सिर्फ इंडाइसिस का ही मैं बताऊं तो निफ्टी 50 और 200 दिनों की एवरेज के ऊपर है और बहुत सारे शेयर्स ने अपनी एवरेज को ठीक किया है। इसका मतलब मार्केट एक कमज़ोर हाथ से कम सेफ हाथों में तो आ चुका है। क्या तेज़ी वाले हाथों में चला गया, अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। एक और बात, क्या मिड कैप और स्मॉल कैप में बढ़त इंडेक्सेस से थोड़ी ज़्यादा होगी? हाँ, ये बात कही जा सकती है, क्योंकि अभी तक निफ्टी और बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस उतना ठीक नहीं रहा, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स ने निराश नहीं किया है। वो थोड़ा अलग से चाल चल के कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग अपने आप को कर रहे हैं इस समय। एक और बात मार्केट के अंदर, इंडिया विक्स आज गिरा ज़रूर है लेकिन अपने ऑल टाइम लो के आसपास भी पहुंच रहा है। मार्केट के अंदर फियर कम हो रहा है, ना ही कोविड का डर था ना ही पॉलिसी का डर था। हमने सुबह ही आपके सामने रखा कि मार्केट को डर नहीं है किसी चीज़ का।
तो एक अच्छा साइन है कि बियर्स ग्रिप से निकल के बुल्स ग्रिप जाने का जो ट्रांजिट फेज है ना, ये उसकी आपको पहचान करवा रहा है। 5.5% का विक्स, क्या और टूट जाएगा विक्स? ये तो चमत्कार ही हो जाएगा। हालांकि बाजार को कैचअप भी करना होगा, तो इसलिए मेरा मानना हो सकता है अगले से 2 दिन थोड़ा मार्केट साइडवेज हो जाए। ऑप्शन ट्रेड के हिसाब से मार्केट में कॉल और पुट का डाटा कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी थी, लेकिन फिर भी एट द मनी कॉल्स और एट द मनी पुट्स के अंदर कुछ शॉर्ट कवरिंग हुई है। आते हैं आज की क्लोजिंग पे। बड़े शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, बजाज, L&T, इन सभी शेयर्स पे ध्यान रखिएगा। और एक बड़ा प्लेयर मार्केट का और भी अवेटेड है जहां पे मूवमेंट आ सकती है, जो बिल्कुल नहीं चला वो है मेटल्स। इस पूरी रैली के अंदर मेटल का पार्टिसिपेशन नहीं है, इसलिए ग्लोबल मार्केट्स में जब हम डॉलर इंडेक्स चेक करेंगे तो हम मेटल्स को बार बार देखेंगे कि क्या ये चर्निंग का भी पार्ट बन सकता है, जैसे आज आप FMCG को वापस मार्केट के अंदर देख पा रहे हैं। कुल मिला के बाजार की जो आज का रिदम है वो काफ़ी ठीक रहा। मार्केट ने अच्छे से पॉलिसी को डाइजेस्ट किया, जो स्विंग ट्रेडर्स को बेनिफिट पहुंचाना था वो पॉलिसी के वक्त पहुंचाया और वापस उनसे ले भी लिया, कि ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए आपको मिल रहा है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मार्केट की आज की क्लोजिंग को एक अच्छी क्लोजिंग के तौर पर माना जाएगा। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, मार्केट बिल्कुल रूम नहीं दे रहा है। 17,600 पे ही क्लोजिंग हुई है और 41,000 पे करीब डॉट क्लोजिंग हमको बैंक निफ्टी की मिल रही है। तो आज की क्लोजिंग ठीक ठाक रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शेट्टी, आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए अपने शेयर और साथ ही BTST सौदे रखने के लिए। बहुत शुक्रिया राहुल आपका भी, बहुत सारे शेयर्स पे आपसे हमने राय ली और आपने अच्छे से बताया उन शेयर्स के अंदर क्या करना चाहिए। मेरे को और प्रियंका को आप इजाज़त दे सकते हैं फिलहाल इस कार्यक्रम से। 3 दिन की छुट्टी के बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। नमस्कार एंड हैप्पी वीकेंड।